हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमने अतीत में दबे पाँव पाठ में यहाँ तक पढ़ा था कि वहाँ के लोग कृषि और पशुपालन का काम करते थे और वहाँ पर खेती बाड़ी के साक्षर मिले हैं, जिसमें कपास, गेहूँ, जौ, सरसों व चने की खेती करते थे। अब आगे महाकुंड के उत्तर पूर्व में कुछ लंबी इमारतों के अवशेष मिले हैं और इनके बीचों में खुला एक बड़ा आंगन मिला है तथा इनके तीनों तरफ बरामदे हैं। इसी कॉलेज जो प्रसिद्ध माना जाता है, अर्थात धार्मिक शिक्षा का केंद्र। दक्षिण में 20 खंबे यानी पिलर वाला एक बड़ा हॉल है, जो शायद वहाँ का राज्य सचिवालय यानी सेक्रेटरीट हॉल होगा, जहाँ सभा भवन या सामुदायिक केंद्र बने होंगे। गढ़ की चारदीवारी के बाहर नीचा नगर यानी कि छोटा नगर मिला है और खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार कुछ घट गया था। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती मानी जाती है। इसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें ज़्यादा हुए थे, अर्थात जो पूरब की दिशा थी वहाँ पर जो बिजनेसमैन थे उनके घर थे, जिसके कारण वहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर, बड़ी चौड़ी सड़कें और ज़्यादा कुएं थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडों की खुदाई करने वाले जो पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने अपना संक्षिप्त नाम डीके रचा गया था और डीके क्षेत्र की दोनों बस्तियां यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यह सड़क बहुत लंबी थी और इसकी चौड़ाई 33 फीट थी, जिसमें 2 बैलगाड़ियाँ आसानी से आ जा सकती थी और जो सड़क को बाजार तक पहुंचाती। इस सड़क के दोनों ओर घर थे। सड़क की तरफ कोई भी दरवाज़ा नहीं था। वर्तमान काल में अगर आप चंडीगढ़ में जाकर देखें, अभी सेक्टरों में जाकर देखें, वो सेक्टरों के जो घर बने हुए हैं वो मोहनजोदड़ो की तर्ज पर ही बने हुए हैं। प्रत्येक के घर का जो मेन गेट है वो गली के अंदर खुलता है, ना कि जो मेन सड़क है मार्केट की उसकी तरफ खुलता है। और सारी की सारी सड़क के दोनों नालियाँ थी और ये नालियाँ ढकी हुई थी। हर घर में एक स्नान घर यानी बाथरूम था और नालियों के घर की जो नालियाँ थी उसके घर का पानी बाहर होदी तक जाता था, यानी मेन सीवर तक जाता था और फिर सारी की सारी नालियों का जाल बिछा हुआ था। ज़्यादातर नालियाँ ढकी हुई थी। बस्ती के भीतर सड़क 9 से 12 फुट तक चौड़ी थी। बस्ती के कुएं पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने थे, जहां लगभग 700 छोटे बड़े कुएं मिले हैं। इसीलिए इस संस्कृति को जल संस्कृति कहा जाता है। जो वहाँ के घर मिले हैं, वहाँ के तकरीबन घर 2 मंजिले मिले हैं, जो पक्की ईंटों से बने हुए। घरों की दीवार मोटी मोटी बनी हुई थी और नीचे के जो कमरे थे उन कमरों में कोई खिड़की नहीं थी। हाँ, ऊपर जो कमरे बने थे उन कमरों में उनमें खिड़कियाँ थी। घर छोटे बड़े थे। सभी घर एक ही लाइन में थे एवं अधिकतर घरों का आकार 30 गुणा 30 फुट था, जो कमरे बने हुए थे, और कुछ इसमें काफ़ी बड़े भी थे, जो वास्तु शैली भी एक जैसी लगती, यानी कि बनाने का तरीका सभी का एक जैसा था। डीके बीसी हल्के में एक घर में दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिली है और HR हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल मिली हैं और उस समय की जो प्रसिद्ध नर्तकी थी उसकी भी एक जो कंकाल छोटे से घर में मिला है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र कहा जा सकता है। उपासना केंद्र जहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। गढ़ के पीछे VS हिस्से में रंगरेज का कारखाना, रंगरेज यानी कपड़े रंगने का कारखाना है। क्यों वहाँ कैसे पता चला? यहाँ कि ज़मीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए थे, तो ऐसा लगता कि वहाँ पर कपड़ों की रंगाई होती होगी। और यहाँ 2 कतारों में, कतार यानी लाइनों में 16 छोटे 1 मंजिले मकान हैं। सब में 2-2 कमरे हैं। तो हो सकता है कि ये जो
कारखाने के पास घर बने हुए थे, ये घर कर्मचारियों के या मजदूरों के होंगे। अगर मोहनजोदड़ो में देखें तो कुएं सिर्फ गोल थे, बाकी सभी वस्तुएं जो चौकोर और आयताकार थीं। लेखक बड़े घर में भी छोटे कमरे देखकर हैरान था, क्योंकि बड़े बड़े जो मकान थे उसमें ऐसे छोटे कमरे देखकर सभी को हैरानी होती है। इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि ऊपर वाले घर में मकान मालिक रहते हों और नीचे जो हैं वो उनके नौकर चाकर रहते हों, और जो सीढ़ियाँ थी शायद लकड़ी की होंगी जो टूट फूट गई होंगी। ऊपरी मंजिल पर लकड़ी के सामान की जो साज सज्जा दिखाई देती है। लेखक बताते हैं कि अधिकतर घरों में खिड़कियां या दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। छज्जा थोड़ा सा आगे दीवार निकाल देना, और ग्राम्य क्षेत्र में ये सभी चीज़ें आम होती हैं। इसका तात्पर्य यानी इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर गर्मी कम पड़ती होगी। हाँ, वहाँ पर जो तस्वीरें मिली हैं उनमें हाथी, शेर, गैंडा यानी कि जितने भी जंगली जानवर हैं सभी की तस्वीरें तकरीबन वहाँ पर मिली हैं। यहाँ आसपास जंगल भी थे तथा उन्नत किस्म यानी अच्छी किस्म की यहाँ पर खेती होती होगी। और यहाँ पर जो खेती की जो सिंचाई की जाती थी वो कुओं से की जाती थी। खुदाई के से पता चला है कि वहाँ पर नहर नहीं थी। इसका मतलब कि बारिश घटने तथा कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल में भूजल नीचे चला गया होगा, जिसके कारण ये बस्ती उजड़ गई होगी, ये अनुमान लगाया जा सकता है। अब लेखक बताते हैं कि जिस दिन वो वहाँ पर घूम रहे थे तो वहाँ पर तेज हवा चल रही थी और हवा की जो साएं साएं की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ सब खंडर बने हुए थे, कोई मकान का नामो निशान नहीं था। लेकिन घर एक नक्शा नहीं होता, नक्शा यानी मैप नहीं होता, हर घर का एक संस्कार में आकार होता है, क्योंकि परिवार में घरों में ही संस्कार हमें मिलते हैं। किसी भी घर में प्रवेश करते समय एक अपराध बोध भी होता है कि हमारे संस्कार चाहे खंडर हैं, लेकिन उन खंडों में जो खंडरों की जो दीवारें अगर वहाँ पर खड़े होते हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। लेखक बताते हैं कि जब वो कभी राजस्थान गए होंगे, सिंध या गुजरात गए होंगे, तो वहाँ पर जो मकान देखे होंगे उन मकानों की याद लेखक को यहाँ आ रही थी। यहाँ बाजरे और जवार की खेती हजारों साल से होती होगी, क्योंकि राजस्थान, सिंध और गुजरात में बाजरे की, जवार की और जौ की फसल अधिक होती है। तो लेखक यही अनुमान लगा रहे थे कि वहाँ पर बाजरे, जवार की खेती होती होगी। अब लेखक एक जसमेलपुर का गांव है जो राजस्थान का जिला है कुलधरा, उसका वर्णन कर रहे हैं कि उसे देखकर कि मोहनजोदड़ो के क्षेत्र को, खंडर को देखकर मुझे कुलधरा गांव की याद आ रही है कि यहाँ कभी कोई एक सुंदर सा खूबसूरत पत्थरों से बने हुए, पीले पीले पत्थरों से बने हुए गांव थे, लेकिन यहाँ घर हैं, लेकिन लोग यहाँ से चले गए होंगे कि 150 साल पहले, तो ज़्यादा साल हो गए होंगे, 200 साल हम लगा सकते हैं, कि राजा से तकरार हुई होगी, यानी कि राजा से उनकी थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई होगी, तो स्वाभिमानी गांव के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर कहीं और चले गए, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि वे लोग कहाँ चले गए हैं। अब उन लोगों के जो घर थे वो वहाँ पर खंडर बन चुके थे, पर अभी तक वो ढहे नहीं थे, यानी गिरे नहीं थे। लोग निकल गए, वक्त वहीं पर रह गया, यानी कि लोग तो वहाँ से चले गए, वो कहीं और जाकर बस गए, लेकिन समय जिस समय उस गांव को छोड़कर चले गए थे वो समय वहीं पर ठहर गया और वो खंडर नहीं बन पाए, सिर्फ टूटे फूटे घर रह गए थे। अब लेखक आगे कहते हैं कि जॉन मार्शल जिनके अंडर में ये मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम चल रहा था 1922 में,
तो उन्होंने वहाँ का सारा वर्णन मोहनजोदड़ो नामक ग्रंथ में किया है, जो 3 भागों में बटा हुआ है। लेखक बताते हैं कि उसमें उस खुदाई के समय की, जब वहाँ पर खुदाई चली तो ठोस पहिए वाली मिट्टी की गाड़ियों के चित्र और वर्तमान में जो सिंध के जो बैलगाड़ी है उसके चित्रों से प्रकाशित की गई थी। दोनों में कमाने या आरे वाले पहिए का प्रयोग किया गया है। लेकिन अब जो ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी है, क्योंकि पहले लकड़ी के पहिए होते थे और उसमें जो लोहे की या फिर इसकी कमानियाँ, जो ताड़ी जैसे आपकी साइकिलों में होती है, जिसे ताड़ी बोलते हैं, कमाने बोलते, वैसे लगते थे। लेकिन अब उनकी जगह जीप और जो हवाई जहाज़ के जो टायर, उतरे हुए जो टायर हैं, वो बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी में प्रयोग किए जाते हैं। लेखक बताते हैं कि मेज़बान ने अजायब घर के बाद, जो वहाँ के जो मेज़बान कर रहे थे, यानी कि जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने बताया कि यहाँ का सारा सामान अजायब घरों में यानी कि म्यूज़ियम में रखा है, और ये अजायब घर छोटा तथा सामान भी ज़्यादा नहीं है। कि जो मोहनजोदड़ो में, या हम कह सकते हैं जो कराची या लाहौर में जो अजायब घर बने हुए हैं, वहाँ पर इनका सामान रखा हुआ है। सामान भी ज़्यादा नहीं है। अधिकतर चीज़ें जो वहाँ से खुदाई करने के बाद मिली हैं वो लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं, कि वहाँ पर ले जाया जा चुका है सारा सामान। हाँ, वहाँ पर भी जो एक छोटा सा म्यूज़ियम बना हुआ है, क्योंकि लोग वहाँ घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं और वहाँ की चीज़ों को देखते हैं। तो वो जो वहाँ पर इंट्रोडक्शन देने वाले जो लोग हैं, वो सारा का सारा वर्णन भी करते हैं, उनको बताते भी हैं। और जो सामान मिला है वो, क्योंकि अब वो वर्तमान पाकिस्तान में विद्यमान है, मोहनजोदड़ो का आधा हिस्सा जो सिंध प्रांत में, जो पूरी पंजाब जिसमें हड़प्पा भी जा चुका है, वहाँ पर सारा सामान है। उससे पहले दिल्ली के जो म्यूज़ियम है वहाँ पर सामान रखा है। और क्योंकि भारत उस समय अंग्रेज़ों के अधीन था, तो काफ़ी कुछ सामान लंदन के म्यूज़ियम में भी रखा हुआ है। लेखक बताते हैं कि मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। अभी देखो, सिर्फ मोहनजोदड़ो में ऐसे इतनी सामान मिला है, तो उसके आसपास जितनी भी सभ्यता बसी हुई थी, चाहे हड़प्पा की थी, जैसे आता हरियाणा है, लोथल है, और ये एरिया हमारा दिखता रहता है, वहाँ पर भी सामान मिला है। तो वो सामान कितना होगा, तो जिसमें यहाँ पर काला जो सामान मिला, जो तकरीबन क्या मिला है, जिसका कुछ वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। गेहूँ, तांबे व कांसे के बर्तन, तांबा यानी कॉपर, कांसा जो होता है एक तरह से तांबा, कॉपर और पीतल को मिलाकर बनाया जाता है। मुहरें, वाद्य यंत्र जो उस समय के जो लोग यूज़ करते थे, चाक पर बने विशाल मृद भांड, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन, चौपड़ की गोटियाँ, चौपड़ यानी कि आपका शतरंज जिसे हम कह सकते हैं, जो आप चौसर खेलते हैं उसको हम कहते हैं। दिए, माप तोल के पत्थर, बड़े बड़े जो जिससे वो लोग उस समय के मेज़रमेंट करते थे, वो पत्थर के जो है मिले हुए हैं। तांबे का आईना यानी मिरर, शीशा, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, आटा पीसने वाली जो चक्की है, जो पहले हाथ से आटा पीसने वाली की चक्कियाँ होती थी, वैसे चक्कियाँ मिली हैं। कंघी जिसे कौम, पत्थर के औजार, सोने के गहने आदि ये सब मिले हैं। इस अजायब घर में औजार तो हैं लेकिन हथियार नहीं हैं। कहने का अर्थ है कि जो सामान बनाने के औजार, चाहे वो खेती बाड़ी के औजार हैं, पशु पालने के औजार हैं, या सामान बनाने के औजार हैं, वो तो वहाँ पर मिले हैं, लेकिन हथियार नहीं मिले हैं। पूरी सिंधु सभ्यता में जब से खुदाई शुरू हुई थी, तो कितनी खुदाई कर ली। अब मैंने आपको बताया अभी कि 50,000 से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, लेकिन उन चीज़ों में जो हथियार जिसे लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, कोई भी नहीं मिला। इससे विद्वानों ने यही निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ की जो सभ्यता है वो अनुशासन ताकत के बल पर नहीं थी, अनुशासन ताकत के बल पर नहीं थी, बल्कि शायद सैन्य सत्ता भी न रही हो। क्योंकि अगर औजार मिलते तो हो सकता है कि राजा महाराजा का युग होता,
सैनिकों के औजार वो हथियार भी मिलते, तो वहाँ के लोग ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो ऐसा लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो स्वयं अनुशासित थे, संस्कार थे, सभ्य थे। इसीलिए वहाँ पर किसी राजा या कोई धर्म अधिकारी का जो है कोई भी महल नहीं मिला है, ना ही कोई धार्मिक केंद्र मिला है, ना ही किसी जो धर्म पीठ अधिकारी उसका कोई भी कंकाल नहीं मिला है। कि जैसा कि यहाँ दूसरी सभ्यताओं में, दूसरी सभ्यता किसे कहा गया है, मिस्र की है, चाइना की है, आपकी मेसोपोटामिया जो वर्तमान काल में इराक कही जाती है, वो वहाँ पर जो पिरामिड मिले हैं, उन पिरामिडों में राजाओं महाराजाओं के जो हैं चित्र भी मिले हैं और उनके हथियार भी मिले हैं। तो वहाँ पर राजतंत्र हो सकता है। लेकिन भारत में उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता में जहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर थे, वहाँ पर किसी भी राजा महाराजा का कोई चित्र नहीं मिला है और ना वहाँ पर मंदिर मिले हैं, ना समाधियाँ मिली हैं। हाँ, यहाँ की मूर्ति शिल्प व औजार भी अन्य जो सभ्यताएं थी उनसे छोटे मिले हैं। मुकुट व नावें भी छोटी हैं, शायद इसीलिए से लो प्रोफाइल की सभ्यता कहा जाता है। लो प्रोफाइल कहने का अर्थ है कि जो दिखावटीपन में नहीं थी, बल्कि वे स्वयं अपने आप में अनुशासित रहने वाले व्यक्ति थे। अब आगे लेखक अब वहाँ के लोगों कला प्रेमी बता रहे हैं कि सिंधु घाटी के लोग कला प्रेमी थे। उनकी कला, उनकी वास्तुकला में, उनकी जो एक जितने भी खुदाई में जो सामान मिला है उस कला में दिखाई देता है। चाहे वो धातु के बने सामान हो, पत्थर की मूर्तियाँ हों, मृद भांड यानी मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े बर्तन हो चाहे छोटे बर्तन हों, सभी बर्तनों में चित्रकारी उभरी हुई थी। चाहे वो मनुष्य की हो, वनस्पति की हो यानी कि पेड़ पौधों की हो, बेल बूटियाँ हों, पशु पक्षियों की छवियाँ थी, सुनिर्मित यानी मोहरें जो उस समय का जो हम कह सकते हैं करेंसी कह सकते हैं, और वो मिली थी। उन पर जो है अच्छी तरह से उकेरी गई तस्वीरें थी और आकृतियाँ थी, खिलौने थे, सुघड़ अक्षरों से सिद्ध होती है कि अच्छी तरह जो वहाँ पर चाहे उस समय की जो लिपि को पढ़ा नहीं जा रहा, कोशिश तो कर रहे हैं कि उसकी लिपि को पढ़ा जाए लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, तो एक एक जो वर्ण है वहाँ पर वो इतने सुंदर ढंग से उकेरा गया है कि लोग हैरान देखकर उसे हैरान हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, यानी कि सिंधु घाटी को इतना अधिक जो वर्णन मिलता है सुंदरता के बारे में, सुंदरता का वर्णन किया गया, तो वहाँ की सुंदरता ही है जो उसे हर किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जो राजपोषित यानी किसी राजा महाराजा का या किसी धर्माधिकारी का वहाँ पर अनुशासन नहीं था या राजा का कह सकते हैं हम अधिकार नहीं था, वहाँ का जो समाज था स्वयं पोषित था, अर्थात वहाँ के जो लोग हैं स्वयं अनुशासित थे, यानी वो सेल्फ डिसिप्लिन में विश्वास रखते हैं। अब लेखक बताते हैं कि जो अजायब घर यानी जो म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम में तांबे व कांसी की सुइयाँ मिली हैं और जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो हैं कपड़े सिलते होंगे। और काशीनाथ दीक्षित की जो हल्के में सोने की 3 सुइयाँ मिली हैं, शायद वे कसीदेकार यानी कढ़ाई बुनाई के काम आती हैं। और नरेश के बदन पर आकर्षक गुलदारी वाला दुशाला भी है। हम कह सकते हैं कशीदाकारी करना जैसे हाथ से कढ़ाई करना। आपको जैसे कढ़ाई करने वालों को जो पेंटिंग तो होती है अलग, लेकिन सुई के द्वारा कपड़ों पर जो कढ़ाई की जाती है, जैसे बेल बूटा निकालना, ये सारा जैसे फुलकारी जिसे बोलते हैं हम एक तरह से, जो पंजाब की प्रसिद्ध कह सकते हैं कि एक कपड़ों पर करने वाली कलाकारी है जो कई बार सिंधी कलाकारी होती है। जैसे हम आपने लखनवी चिकन कहा जाता है, उसमें कढ़ाई वगैरह की जाती है, सारा वहाँ पर मिलता है।
इसके अलावा लेखक बताते हैं कि यहाँ जो है एक छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान है। और इसके अलावा लेखक बताते हैं कि यहाँ हाथी दांत व तांबे के सुएं भी मिले हैं जो शायद दरियाँ बनाने के काम आते थे, यानी गद्दे बनाने के काम आते जो सूती कपड़े की होती हैं। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई बंद कर दी है। बंद इसलिए कर दी गई है क्योंकि वहाँ पर सिंधु की पानी का रिसाव हो गया है और वहाँ पर नमक का, जैसे कि खारा सा पानी वहाँ पर बढ़ता गया और दलदल की समस्या पैदा हो गई। तो कहीं यह सारी की सारी सभ्यता कहीं ख़त्म ना हो जाए और जो हमारी जो कह सकते प्राचीन 5000 साल, लगभग 5000 साल पहले ये सभ्यता ख़त्म ना हो जाए, तो इसे बचा कर रखना है। उसे बचा कर रखना बहुत ही बड़ी चुनौती का कारण है ये समस्या। तो इसीलिए अब वहाँ पर खुदाई का काम बंद कर दिया है। तो ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है और अब आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और इसके जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन, जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो आपके जो बोर्ड की परीक्षा में पहले आए हुए थे वो प्रश्नोत्तर हैं। तो ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया हो गया। और मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी कि आपका जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनका पहला चैप्टर यही मोहनजोदड़ो है। तो उस चैप्टर में को आप इस चैप्टर का जो मिलता जुलता है तो इसे आप आसानी से और अधिक समझ जाएंगे। धन्यवाद।